हेलो बच्चों। तो बेसिकली बच्चों आज हम ना जेई मेंस का 21 जनवरी को जो शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम सिर्फ इसमें केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करेंगे। आप इसमें से जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं या मैथ्स के क्वेश्चन हैं आप सोल्व कर सकते हो बाद में आराम से। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री का आता है। चलो देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है। क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल। बच्चों एक हमारे पास है प्रोटॉन, एक हमारे पास है अल्फा पार्टिकल, दोनों को एक्सेलरेट कराया गया है सेम पोटेंशियल के साथ में। मतलब जो पोटेंशियल हमारे पास है दोनों के लिए सेम है, हमें वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। बच्चों अगर हम बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ की, तो लेमडा हमारे पास होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2m क्यू इंटू वी। बच्चों क्यू का मतलब होता है चार्ज, वी का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर बच्चों अगर हम दोनों को कंपेयर करें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को, तो हम बोलेंगे लेमडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन में लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट। बच्चों मास और चार्ज दोनों वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो अगर अल्फा नीचे है तो मास ऑफ अल्फा ऊपर आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा ऊपर आ जाएगा, इसी के साथ में ही चार्ज ऑफ अल्फा भी ऊपर आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे आ जाएगा। बच्चों मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस बच्चों हमारे पास क्या होता है, He2 पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज होता है +2, और इसके अंदर बच्चों दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। सो मास विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज को हम लिख देंगे 2e अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन हो जाएगा e। तो e से e कैंसिल हो गया बच्चों, तो मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग √8। ठीक है, तो √8/1, सो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों √8 को 2√2/1। तो बच्चों 2√2/1 के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड। बच्चों चलो आगे देखते हैं। देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ की हमने बात करनी है। हमारे पास गिवन है फिनोल। बच्चों फिनोल में क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो हमारे पास हो गया फिनोल। हमारे पास है पैराक्रिसोल। जो क्रिसोल के अंदर हमारे पास OH के साथ में OCH3 आ जाता है, और पैरा पोजीशन हमारे पास है, तो पैरा पोजीशन पे हम लगा देंगे OCH3। इसी के साथ में हमारे पास है मेटा नाइट्रोफिनोल। बच्चों देखो हमारे पास है फिनोल, और मेटा पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे हम यहाँ पे लगा देंगे NO2, और फोर्थ हमारे पास गिवन है पैरा नाइट्रोफिनोल। तो पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर पैरा पोजीशन पे हम यहाँ पे अपना NO2 लगा देंगे। बच्चों अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हमारे पास होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, वेरएज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों जो हमारे पास OCH3 है पैरा पोजीशन पर है, ये +R का इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे NO2 मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, इट विल शो -I, एंड यहाँ पे NO2 पैरा पोजीशन पे इट विल शो -R। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास है बच्चों NO2। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों फोर्थ जो हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनोल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे -I, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा थर्ड, और OCH3 में +R इफेक्ट लगता है जबकि फिनॉल में कुछ भी नहीं लगता, तो डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू पैरा क्रिसोल। तो बच्चों सेकेंड वाला हमारा लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकेंड, बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka। तो बच्चों अगर Pka का ऑर्डर पूछता तो हम इसको अपोजिट कर देते, हमें सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हुई है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैथ्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या पूछा गया है कि ए हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसके बारे में हमें बताना है, ए के बारे में। ठीक है, जिसके हम रिएक्शन करा रहे हैं H2PT। बच्चों यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, H2PT का काम होता है रिडक्शन करने का। ठीक है, हॉट एल्कलाइन KMnO4, बच्चों ये हमारे पास होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितने भी हमारे पास बेंजीन पे साइड ग्रुप्स लगे होते हैं बच्चों, अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे साइड ग्रुप लगा होता है
तो हॉट एल्कलाइन KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों जब हमने इसको हॉट KMnO4 से रिडक्शन कराया तो हमारे पास 2 एसिड ग्रुप मिले, इसका मतलब यहाँ पे 2 हमारे साइड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और जब हमने रिडक्शन कराया तो हमें क्या मिला, साइक्लिक स्ट्रक्चर मिला। तो बच्चों रिडक्शन का मतलब है यहाँ पर हमारा जो ए मॉलिक्यूल है उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास जो साइड वाली रिंग है जो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गई है, इसके अंदर कोई ना कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट, तो फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें एक बेंजीन रिंग चाहिए, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो कोई बेंजीन रिंग है ही नहीं। और फर्स्ट और सेकंड में सेकंड का हम यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिडक्शन कराना है। तो बच्चों अगर हमारे पास बेंजीन का रिडक्शन तो होता नहीं है और बाद में हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग बनी हुई है, इसमें तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब अगर हम ए मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन विद प्लेटिनम डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा केमिस्ट्री से है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। हमारे पास कुछ ऑर्डर गिवन है और उनके साथ में प्रॉपर्टी गिवन है, हमें बताना है कौन सा ऑर्डर प्रॉपर्टी के हिसाब से सही है, ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास गिवन है Cl की वैल्यू ज़्यादा गिवन है फ्लोरीन से, किसके लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ये ऑर्डर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा होगी, Cl की वैल्यू कम होगी। क्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा है, फ्लोरीन की वैल्यू कम है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, इसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों अगर ये वाला ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से लिखा होता तो सही होता, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है बच्चों। देखो हमें पता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होती है। देखो Na2O हमारे पास है, फिर नीचे K2O है, तो Na2O से नीचे जब K2O पर चले गए डाउन द ग्रुप गए, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब बच्चों K2O की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Na2O, ये बात हमें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों Al2O3। Al2O3 तो Al2O3 तो हमारे पास कहाँ होगा, सोडियम के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा। तो जब राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब बच्चों ये ऑर्डर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मतलब हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। कैसे इनकरेक्ट है वो देखते हैं। देखो बच्चों हमारे पास गिवन है सोडियम, पोटेशियम, हमारे पास गिवन है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा बच्चों एल्यूमिनियम से, ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर एल्यूमिनियम की वैल्यू ज़्यादा शो कर रखी है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, जो कि गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैल्यू ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, तो ये ऑप्शन भी बच्चों हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सेकंड होगा। अगर बच्चों हम इस शिफ्ट के अंदर जो हमारे ऑप्शंस गलत हैं उसको भी एनालाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा शिफ्ट का पेपर होगा वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन बच्चों घुमा फिरा के ही आते हैं, ठीक है। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बायोमोलिक्यूल से। बच्चों बायोमोलिक्यूल्स का जो हमारा ये क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। अमीनो एसिड हमारे पास जो होते हैं उसमें आपको याद करना है कौन कौन सा असेंशियल है और कौन कौन सा नॉन असेंशियल है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए असेंशियल एसिड और नॉन असेंशियल एसिड के बारे में, पूरी लिस्ट हमारे पास गिवन एनसीईआरटी में, हम उसको अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा। चलो छोटी सी अगर हम बात कर ले बच्चों एसेंशियल की, ये देखो असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड बच्चों वो एसिड होते हैं जिसको बॉडी हमारी प्रोड्यूस नहीं करती, तो ये हमें अपनी डाइट की फॉर्म में इनटेक करना होता है। तो बॉडी के लिए ये जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ डाइट, बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती अपने अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या होता है बच्चों, देखो इसका एग्जांपल में हमारे पास होता है वेलिन, वेलिन होता है, आर्जिनिन होता है, ठीक है बच्चों, आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसीन होता है, ठीक है, फिनाइल एनालीन होता है। ये हम एग्जांपल लिख रहे हैं असेंशियल के। उसके बाद आता है मीथियोनिन,
ठीक है, लाइसीन, थ्रियोनिन, ठीक है बच्चों, और हमारे पास आएगा ट्रिप्टोफैन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमारे पास 2 अमीनो गिवन है, आर्जिनिन गिवन है और ट्रिप्टोफैन गिवन है, ये हमें याद होना चाहिए। पूरी लिस्ट बच्चों आप याद कर लो, कौन से में कौन सा ग्रुप होता है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बेसिस पे भी क्लासीफाई करने के लिए आप याद कर लो, और उसके अलावा एसिडिक बेसिक वाले भी आप याद कर लो। तो आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन दोनों हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास है, ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। बच्चों ग्लाइसिन हमें पता है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमारा होता है NH2 CH2 COH। तो बच्चों ग्लाइसिन के अंदर हमारा कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, नो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। ये अकेला अमीनो एसिड है जो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जितने भी एसिड्स होते, अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो नो कायरल सेंटर होने की वजह से कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन, ये स्टेटमेंट भी बच्चों हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, फिजिक्स का हो गया। 15th क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, वो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिवन है, और जो हमारा लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा ई, इसमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो बच्चों सबसे पहले हम ना रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। देखो बच्चों हमारे पास है सबसे पहले बेंजीन, ओके। बेंजीन पे हमने डाला हुआ है HNO3 H2SO4, मतलब हमने यहाँ पे कराया नाइट्रेशन। HNO3 और H2SO4 से हमारे पास क्या होगा बच्चों, नाइट्रेशन होगा। तो बेंजीन के ऊपर हमारे पास लग जाएगा NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप लग गया बच्चों, ठीक है। फिर हमने डाला इसमें SN विद HCl। बच्चों SN विद HCl हमारा काम करता है रिडक्शन का, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन के अंदर, SN विद HCl जो नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देता है बच्चों एनिलीन के अंदर, NH2। तो NO2 का रिडक्शन करके NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा NH2 हमने डाल दिया, NH2 पे हमने डाला हुआ है एसिड एनहाइड्राइड, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों एसिड एनहाइड्राइड हमने डाला हुआ है असाइलेशन कराने के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लोन पे अटैक करता है कार्बन पे, असाइल ग्रुप हमारा निकल जाता है, एसिटेट ग्रुप निकल जाता है, असाइलेशन हो जाता है। ये देखो असाइलेशन बच्चों हम क्यों कराते हैं, असाइलेशन हम इसलिए कराते हैं ताकि जो नाइट्रोजन है इसकी एक्टिविटी हम कम कर सकें। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन हम कराते हैं बच्चों, तो हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो पहले हम असाइलेशन कराते हैं, और असाइलेशन कराने के बाद जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, वो सिर्फ पैरा पे बनता है, जैसे ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमने वापस से क्या डाल दिया इसमें, HNO3 एंड H2SO4। तो अगेन बच्चों हमने यहाँ पे करा दिया नाइट्रेशन। अब जब नाइट्रेशन होगा तो पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा, पैरा पोजीशन पर होगा। तो पैरा पोजीशन पे हमारे पास लग जाएगा बच्चों NO2 ग्रुप, ये देखो। तो पैरा पोजीशन पे बच्चों हमारे पास क्या लग गया, NO2 ग्रुप लग गया। अब बच्चों हमने इसमें क्या डाल दिया, H प्लस विद H2O। H प्लस विद H2O बच्चों का काम होता है जो एसाइल ग्रुप हमने लगाया है इसको वापस से रिमूव करने का। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NH2 हमारा वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट E। अब बच्चों हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 100 से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है बच्चों जो बना है, इसका अगर हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ऑब्जर्व करें तो C6H4 बेंजीन है बच्चों, इसमें 2 हाइड्रोजन हमें हटा रखे हैं, C6H4 हमारे पास है। इसी के साथ में 2 नाइट्रोजन लगे हुए बच्चों हमारे पास में, 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे पास निकल के आता है दैट इज 138, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 2 प्रेजेंट है, तो एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, 2 का हो जाएगा 28, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 138, और मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों इसको 100 से, ठीक है। तो बच्चों राउंड ऑफ हमारे पास जो सोल्व करके आता है दैट इज 20.28%, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर हम यहाँ पे इसको 20 फिल करेंगे,
ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 20। ये जो लास्ट में देखो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक की रिएक्शन इंक्लूड कर दी बच्चों, और इसी के साथ में लास्ट में पीओएस वो डाल दिया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी का क्वेश्चन डाल दिया, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम जो हम पढ़ते हैं ना लास्ट में जाकर के, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो सब इसमें हमारे पास इंक्लूड कर दिया। तो क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है। अब इसको आराम से कर सकते हो बच्चों, रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है और 19 मैथ्स का हो गया बच्चों, 20 फिजिक्स का हो गया। ओके बच्चों 22 हमारे पास आ गया बच्चों वापस से अपना ऑर्गेनिक का। देखो बच्चों 22 क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास पी है, पी हमने रिएक्शन कराई, अमोनिया से हीटिंग कर दिया, क्यू बना, और बच्चों क्यू पे रिएक्शन कराई गई है Br2 विद KOH। ठीक है, अमोनिया हमारे पास लग चुका है, इसका मतलब हमारे पास जब अमोनिया से रिएक्शन हुई है तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन हो चुका होगा। अमोनिया रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, बेसिकली अमाइड बनाता है, और अमाइड में क्या डाला हुआ है, Br2 विद KOH। तो हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा बच्चों। और हमें पता है डिग्रेडेशन होने के बाद जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बनता है वो बनता है एनिलीन, अमीन बनता है बच्चों। अमीन के अंदर यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बन सकते हैं, यहाँ पर एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों यहाँ पे बच्चों हमारा बन सकता है। आपको याद होगा गैटरमान भी रिएक्शन होती है, हमारे पास रिएक्शन आती है बच्चों गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड में भी अमीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एलिफेटिक बनेगा और एरोमेटिक दोनों बन सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास हमें यह पता लग गया कि जो आर हमारे पास है वो एक अमीन होगा, अमीन होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके देखें, देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास जो आर गिवन है वहाँ पे NH2 गिवन है, यहाँ पे जो आर है वो सिंपल बेंजीन है, मतलब ये तो कट हो गया। यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में आर में क्या गिवन है, बेंजीन है, वो कट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी आर हमारे पास क्या गिवन है, बेंजीन, जो हमारे पास क्या हो गया, कट हो गया। तो हमें पता होना चाहिए बच्चों हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जब हम कराते हैं तो जो अमाइड हमारे पास होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू RNH2 और कार्बन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो बच्चों इसकी फॉर्म में वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज फर्स्ट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। ये बच्चों हमारे पास D एंड F ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शन है। रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में किस तरीके से बिहेव करेगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्शन की, D एंड F ब्लॉक का कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों ये भी आपको आना चाहिए। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों यहाँ पे हमारे पास गिवन है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का हमारे पास में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस ऑफ सेम एलिमेंट। तो देखो MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पे जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। इसका मतलब एक तो ये इंक्रीज होगा, किसमें जाएगा, Mn+7 में जाएगा। तो बच्चों Mn+7 में जब जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा MnO4 नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों देखो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हमने कट कर दिया। बच्चों आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, अगर रिएक्शन याद नहीं है, अगर आप रिएक्शंस को थोड़ा एस्टिमेट करना चाहो तो भी हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो रहा है तो +7 में जाएगा +6 से, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन हम कट कर देंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास MnO4 नेगेटिव जब H+ में रिएक्शन करता है तो बच्चों हमारे पास नेट रिएक्शन बनती है 3MnO4 नेगेटिव प्लस 4H+ will form 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस ट्वाइस H2। बच्चों ये हमारे पास एक बिल्कुल नेट बैलेंस रिएक्शन है, वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर जो नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर बच्चों, वहाँ पे अगर डायरेक्ट रिएक्शन ना पूछे तो इसी रिएक्शन के बेसिस पर आपसे मोल कंसेप्ट का सवाल भी बन सकता है, जहाँ पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। बात एक ही होती है बच्चों, अगर ये प्रोडक्ट पूछ ले या रिएक्शन को बैलेंस करके मोल कंसेप्ट का सवाल पूछ ले तो एक ही बात बनती है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी वहाँ पे हमारे पास बन रहा है MnO4 नेगेटिव और साथ में क्या बन रहा है MnO2। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों ये हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, उसके बेसिस पर सवाल पूछा गया है। बच्चों क्वेश्चन कहता है 80 ml ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मिक्स्ड विद
264 ml ऑफ O2। बच्चों हमारे पास ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई है ऑक्सीजन के साथ में, और बच्चों पता है कंबक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है CO2 एंड हमारे पास बनता है H2O, ठीक है। तो बच्चों जब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया हुआ है दैट इज ओनली 80 ml, 80 ml लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन हमने लिया हुआ है 264 ml, ओके। बच्चों रिएक्शन के बाद क्या हुआ देखो, 224 ml ऑफ द गैसियस मिक्सचर एट एनटीपी। एनटीपी है ना बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हमारे पास है। तो बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो वाटर बनता है वो लिक्विड स्टेट में बनता है, CO2 बनेगी गैस, ऑक्सीजन बच्चों हमारे पास क्या है, गैस है, ठीक है। क्या कहता है, आफ्टर पासिंग थ्रू KOH 64 ml ऑफ द गैस रिमेन, ठीक है बच्चों। अब देखो रिएक्शन होने के बाद में जो टोटल गैसियस मिक्सचर है उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है और वॉल्यूम ऑफ CO2 हो सकता है, जो रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन बच गया होगा वो लेना पड़ेगा और जो CO2 बनेगा वो लेना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 224 ml। ये देखो टोटल वॉल्यूम कितना बच्चों, 224 ml हमारा बना। अब जब हमने रिएक्शन कराई KOH के साथ में तो बच्चों हमें पता है जो CO2 होता है वो रिएक्शन करता है KOH और NaOH के साथ में, और क्या बनाता है, Na2CO3 या K2CO3 सोल्ट बना लेता है। KOH बेसिक होता है, CO2 हमारे पास एसिडिक होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन टाइप से हम बोल सकते हैं हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब KOH से जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, CO2 करेगा। 64 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 जो रिमेनिंग है वो हमारे पास कितना बच्चों, 64 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो बना वो कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारे पास हो जाएगा 224 माइनस 64, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन CO2 जो हमारे पास में वो कितना हो गया, 224 माइनस 64, दिस कम्स आउट टू बी 160 ml, ठीक है। तो बच्चों जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है 160 ml का। देखो 80 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, 160 ml यहाँ पे बनता है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों 80 ml हाइड्रोकार्बन से 160 ml CO2 बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे गेलो-सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम की हम बात कर सकते हैं। 80 ml से बन रहा है 160 ml, तो इसका मतलब 1 ml से बन रहा है 2 ml, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल से बन रहा है 2 मोल। बच्चों CO2 के अंदर हमारे पास एक कार्बन है और 2 मोल CO2 बना, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन जो हमारे पास रहे हैं वो 2 हैं। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर जो कार्बन होंगे वो भी कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। तो उसके बेसिस पे हम ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th को बच्चों कट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो अब हमारे पास कोई दोहरा तरीके से लिखते हैं। देखो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बच्चों रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में और बनाता है CO2 प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में। देखो यहाँ पे हमारे पास गैस है, ये भी हमारे पास गैस है, ठीक है बच्चों। देखो तो CO हमारे पास था 80 ml, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास था 80 ml, ऑक्सीजन हमारे पास था टोटल 264, लेकिन रिएक्शन जो कर रहा है, ठीक है, वो ओनली कितना कर रहा है, 200 ml कर रहा है, क्योंकि 64 ml तो रिमेनिंग हो गया, लेफ्ट अनरिएक्टेड हो गया। तो टोटल में से जो अनरिएक्टेड है उसको माइनस कर देंगे, तो रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 200 ml, और जिसकी रिएक्शन करने के बाद 160 ml हमारे पास क्या बना, CO2 बना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम वॉल्यूम एडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाकर भी कर सकते हैं। एडियोमेट्री में हम वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बच्चों टोटल रिएक्टेंट जो हमारे पास है वो है 280 ml। तो टोटल 280 ml हमारे पास रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करने के बाद 160 ml प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब 28 ml रिएक्टेंट 16 ml प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 28 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट विल फॉर्म 16 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 मोल रिएक्टेंट क्या बनाएगा, 4 मोल प्रोडक्ट बनाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, दो ऑप्शन जो हमारे पास है इसको हम चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन से हमारे पास ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चों रिएक्शन करके यहाँ पे बैलेंस करेंगे। देखो C2H4 बच्चों अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनेगा CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कार्बन 2 है तो 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 है तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6,
तो बच्चों ऑक्सीजन के लिए आ गया हमारे पास में 3। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो टोटल रिएक्टेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 1 + 3, तो टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 4। 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है बच्चों 2 मोल प्रोडक्ट बनाता है, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 4 बनाएगा 2 है ना, और 8 कितने बनाएगा 2, हमें क्या चाहिए 7 मोल्स 4 मोल बनाए। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, देखो तो ये वापस से हमारा मोल कंसेप्ट का सवाल आ गया। देखो हमारे पास है कैल्शियम, रिएक्शन करता है HCl से, बनाएगा CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट हमें पता है। मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों रिएक्शन कह रहा है कि 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl। इसका मतलब बच्चों कैल्शियम हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, कैल्शियम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस कितना बनेगा, देखो बच्चों हमारे पास है रिएक्शन Ca प्लस में 2HCl विल फॉर्म CaCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। बच्चों देखो रिएक्शन बैलेंस हमारे पास है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर 1 मोल कैल्शियम विल फॉर्म 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों 1 मोल कैल्शियम का जो वेट होगा दैट इज 40 ग्राम, हम बोल सकते हैं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों कैल्शियम क्लोराइड के अंदर हमारे पास जो कैल्शियम होता है उसका मोलिकुलर वेट 40 होता है, और Cl का कितना होता है, एक Cl का 35.5, दो का हमारे पास कितना हो जाएगा 71। तो हमारे पास आ जाएगा 1 7 और 4 11 111 ग्राम CaCl2 बन रहा है। तो हमारे पास कितना गिवन है 14 ग्राम, 14 ग्राम के हिसाब से निकालेंगे, तो 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल फॉर्म 111 डिवाइड बाय 40 इंटू 14 ग्राम, तो जो सोल्व करके हमारे पास आएगा 38.85 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब जो कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास कितना होगा 38.85। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों CaCl2 प्रोड्यूस 3.885 ग्राम, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 38.85 बनेगा ना कि 3.885। तो इनकरेक्ट हमें बताना था, MCQ क्वेश्चन है, एक ही आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों ये मल्टीपल सिलेक्टिव होता तो हमें बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक करने होते, और हम चेक करेंगे तो ठीक भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें आंसर मिल गया है तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस में बच्चों आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, इनऑर्गेनिक के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन आया है। देखो बच्चों कह रहा है पी ब्लॉक का क्वेश्चन है बच्चों, देखो ऑल द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास गिवन है, PbO PbO2, मतलब ये सारे के सारे देखो Pb है SN है Ge है। बच्चों ये कार्बन नंबर मतलब ग्रुप नंबर 14 मतलब कार्बन फैमिली, बच्चों ग्रुप नंबर 14 का मतलब होता है कार्बन फैमिली के सारे मेंबर हैं, ठीक है। हमें पता है बच्चों जो ग्रुप 14 जो हमारे पास होता है, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं बच्चों वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। कौन क्या क्या बनता है, एक बनता है MO, एक बनता है MO2। देखो यहाँ पर हम सारे डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास जैसे कार्बन है तो CO बनाएगा, SiO, ZeO, SNO, बच्चों PbO, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा CO2, SiO2, GeO2, ठीक है, SNO2 और बच्चों PbO2, ठीक है। देखो बच्चों जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास क्या होता है, जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बच्चों डिक्रीज करती है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। उसी के हिसाब से यहाँ पे इनका जो नेचर हमारे पास है बच्चों वो चेंज होता है। नेचर किस तरीके से चेंज होगा, देखो जो हमारे पास Si कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों ये हमारे पास होता है न्यूट्रल, ठीक है। SiO ये अनस्टेबल होता है लेकिन इसका नेचर होता है एसिडिक। GeO जर्मेनियम का ऑक्साइड भी बच्चों कैसा होगा, एसिडिक होगा। SN और Pb इन दोनों के जो ऑक्साइड हैं वो हमारे पास होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक,
ठीक है। जब डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो हमारे पास पहले तीन CO2, SiO2, ZeO2 दे आर एसिडिक, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो दोनों ही हमें मिलते हैं एम्फोटेरिक। ये बच्चों हमारे पास कार्बन नंबर मतलब ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली के ऑक्साइड्स की हमने बात कर ली। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो थर्ड ऑप्शन की ये थर्ड पार्ट गिवन है GeO एंड ZeO2 कंटेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों GeO एंड ZeO2 आर एसिडिक इन नेचर। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, AlCl3 है, BH3 है, BeH2 है और NO2 है। बच्चों हर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे AlCl3 जो बना बच्चों 3 बॉन्ड बने 6 इलेक्ट्रॉन, BeH3 में 3 बॉन्ड बने 6 इलेक्ट्रॉन्स, BeH2 में 2 बॉन्ड बनते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन। NO2 इज ए ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बच्चों देखो NO2 इस तरीके से होता है, हमारे पास नाइट्रोजन होता है जिसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से हमारे पास देखो NO बन गया और साथ में हमारे पास क्या बन गया, डेटी बॉन्ड O बन गया। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट थे, 2 की शेयरिंग कर लेता है तो टोटल हमारे पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसी के साथ में ये हमारे पास होता है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी बच्चों ये काउंट होता है जो हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो बच्चों फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। बच्चों देखो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है 4 और हमें बताना है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, देखो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। पहला रूल हम क्या करते हैं, न्यूट्रल नेचर चेक करते हैं। फिर हम क्या चेक करते हैं बच्चों, न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर का मतलब होता है जहां पे चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। चार्ज बच्चों जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चार्ज कम होने का मतलब या तो उसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज कम हो या फिर जीरो चार्ज हो। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, 1 2 3 तीन चार्ज है, एक 2 प्लस और एक माइनस, टोटल 3 चार्ज हो गए। यहाँ पे क्या देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे भी 3 चार्ज है। जब थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे बच्चों, देखो 2 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो सेपरेशन ऑफ चार्ज के मतलब चार्ज के बेसिस पे या न्यूट्रल नेचर के बेसिस पे हम बोलेंगे सर थर्ड की स्टेबिलिटी तो कम हो गई एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। और फोर्थ में भी सेम बात है, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव एक पॉजिटिव 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर है 5, यहाँ पर हमारे पास है 5 बच्चों, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों थर्ड एंड फोर्थ आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों थर्ड और फोर्थ को तो हम अपना गलत कर देंगे। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल। तो बच्चों जहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बच्चों जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्टेट तो पूरा होता है, हम बेसिकली बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भी अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, दैट मीन्स इट इज स्टेबल। ठीक है बच्चों, देखो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहां पे बच्चों 3 बॉन्ड बनते हैं और उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना बच्चों, वहां पे क्या होता है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं जिसमें से 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों नाइट्रोजन यहाँ पे अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसका ऑक्टेट पूरा रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिस कार्बन पर बच्चों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो दोनों में सेम है, तो ऑक्टेट रूल के बेसिस पर हम यहाँ पे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं थर्ड। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। ये रूल्स आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज में क्या बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन पे ही है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस।
बच्चों ये वाला पॉइंट हमें बिल्कुल लास्ट में देखना है, और हम यहाँ बोले कि जो 4 पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चारों को बिल्कुल सीक्वेंसिंग में ही देखना है। आप किसी भी एक फैक्टर को जो बाद में उसको पहले चेक करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो सेम सीक्वेंस में आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। तो बच्चों हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, देखो जो लाइक चार्जेस हमारे पास हैं बच्चों, अगर हमारे पास क्या है लाइक चार्जेस, मतलब लाइक मतलब सेम, प्लस प्लस बच्चों माइनस माइनस, माइनस के साथ में लोन पेयर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस है बच्चों वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल विद ईच अदर, जबकि अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों कम। अपोजिट चार्ज डिस्टेंस शुड बी लेस, शुड बी लेस। बच्चों डिस्टेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अपोजिट का मतलब प्लस और माइनस, या प्लस के साथ में पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस के साथ लोन पेयर भी आ सकता है, ठीक है। हमें प्लस और माइनस देखना है, प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन, देखो यहाँ पर दोनों प्लस पास पास में है, दोनों प्लस क्या है बच्चों पास पास में है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है। अब सिमिलर चार्जेस के बीच में तो डिस्टेंस अगर कम है तो स्टेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों कम हो जाएगी, रिपल्शन होने की वजह से। इसका मतलब जो मोस्ट स्टेबल आएगा स्ट्रक्चर वो हो जाएगा फर्स्ट। रेगुलर क्लास नहीं हो गया तो मतलब मैं मैथ क्लास आ रहा हूँ। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास होगा दैट इज फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं। बच्चों इसमें जो हमारा केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा, देखो बच्चों दैट इज 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम ऑफ AB2 डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास AB2 टाइप का हमारे पास एक सोल्यूट है, ठीक है, जिसका वेट गिवन है 1 ग्राम। दैट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 ग्राम इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है 50 ग्राम। डेल्टा TF हमारे पास दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 0.689 केल्विन, ठीक है बच्चों। दूसरा केस दिया देखो, 1 ग्राम AB डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ द सेम सॉल्वेंट, डेल्टा TF दे दिया। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ AB2? बच्चों जो AB2 हमारे पास है इसका हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है। बच्चों देखो लास्ट में गिवन है बोथ AB2 एंड AB आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और आइटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं कराएंगे। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट होते तो आइटा की वैल्यू n के इक्वल होती, सोल्ट है कंप्लीट मान लेते हैं डिसोसिएटेड। अब हम यहाँ पे इनको आइटा 1 मानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, हमारे पास होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। बच्चों के साथ में हमारा KF की वैल्यू भी गिवन है, KF सॉल्वेंट के लिए गिवन है 5, ठीक है। तो डेल्टा वैल्यू पुट कर देंगे बस यहाँ पे, डेल्टा TF कितना है 0.689 इज इक्वल टू KF हमारे पास हो गया 5। मोलैलिटी बच्चों निकालना है, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम है, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से। देखो बच्चों यहाँ पे हमें सिर्फ मोलिकुलर वेट निकालना है AB2 का, A और B दोनों का अलग अलग नहीं निकालना, ठीक है। एटम A और एटम B का एटॉमिक वेट नहीं निकालना। अगर एटम A और एटम B का एटॉमिक वेट निकालना होता तो दोनों केसेस हमें कंसीडर करने पड़ते, दो इक्वेशन बनती, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल पूछा है AB2 टाइप। तो जो दूसरे की जो वैल्यू गिवन है AB, वो कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, वहां पर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ अपना मोलिकुलर वेट निकालना है, वो हमारी इसी इक्वेशन से आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 5 इंटू 1000 अपॉन में 50 इंटू 0.689। और बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो राउंड ऑफ इंटीजर हमारे पास आ जाएगा, मतलब वैल्यू हमारे पास आएगी 145.13, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करके आप 145 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, हमें सिर्फ मोलिकुलर वेट निकालना। अगर एटॉमिक वेट A और B और बच्चों दोनों अलग अलग निकालना होता तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते AB को, वहां से एक इक्वेशन और बनाते, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है AB ताकि आप उसको सोल्व करो और टाइम वेस्ट हो।
जबकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब हमें बताना है कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस या कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। बच्चों जो कॉम्प्लेक्स है उस पर कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी लगाएंगे, और जो हमारे पास सिंपल इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे सिंपल थ्योरी लगाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। बच्चों NH4 पॉजिटिव का तो हमें सिंपल पता ही है, ये कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, स्टेरिक नंबर इसमें होता है 4, XeF4। यहाँ पे भी हम सिंपल स्टेरिक नंबर का रूल लगाएंगे केमिकल बॉन्डिंग वाला, कि सर स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू जीनोन के वैलेंस शेल में बच्चों हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 फ्लोरीन है, मोनोवैलेंट एटम डिवाइड बाय 2, 8 और 4 12 डिवाइड बाय 2 6। तो स्टेरिक नंबर 6 होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3d2। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हमें sp3 बताना है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है NiCl4, निकिल का टेट्रा NiCl4 2 नेगेटिव। बच्चों यहाँ पे Cl हमारे पास है, Cl वीक फील्ड लिगेंड है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड होने की वजह से नो पेयरिंग, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन विल कम्स आउट टू बी sp3। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। बच्चों प्लेटिनम की बात करें, PtCl4 2 नेगेटिव। बच्चों जो प्लेटिनम हमारे पास है, निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम 4d सीरीज का एलिमेंट है, और बच्चों 4d 5d सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके साथ जितने भी लिगेंड्स होते हैं, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम हमारे पास है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो 4d8 कॉन्फ़िगरेशन का है, Cl नेगेटिव यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, पेयरिंग टेक प्लेस, और बच्चों पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा dsp2 स्क्वायर प्लेनर, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। बच्चों कॉपर यहाँ पर हमारे पास है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बच्चों 3d सीरीज का एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है, 3d सीरीज का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन एंड कार्बन वाले जो लिगेंड्स होते हैं दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों हमारे पास है कॉपर +2, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगा 3d9। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है हमारे पास में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो बच्चों हमारे पास टोटल हमारे पास यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 3d, फिर हमारे पास है 4s, और फिर हमारे पास है 4p। तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पे जो अमोनिया हमारे पास है NH3, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड प्रेजेंट है 3d में, उसको एक्साइट करके 4p में भेज देता है, और एक ऑर्बिटल यहाँ से हमारा खाली हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों एक D खाली हो जाएगा, एक S खाली हो जाएगा, और P में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन 4p में, जबकि 2p खाली होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आता है dsp2। बच्चों पैरामैग्नेटिक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2। ये सवाल बार बार आता है, ठीक है। कॉपर का कॉम्प्लेक्स जो कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ना कि sp3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेम चीज हमें यहाँ पे d7 में मिलता है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, d7 कॉन्फ़िगरेशन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बच्चों सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो d का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर एक्साइट हो जाता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे भी D2sp3 कॉम्प्लेक्स आता है। ये 2-3 कॉम्प्लेक्स इस टाइप के होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो आपको बार बार पढ़ने हैं। बच्चों BF3 की अगर बात करें, यहाँ पे तुम्हें पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों हमारे पास है NiCO होल 4, बहुत ही सही एग्जाम्पल है, दिया हुआ आपके पास देखो। NiCO होल 4 में बच्चों निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, और बच्चों CO विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो पेयरिंग करा देगा। S के इलेक्ट्रॉन भी D में आ जाते हैं, तो हो जाएगा 3d10 4s0 4p0। तो 4s और 4p का यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3, ठीक है बच्चों। तो हाउ मेनी कंपाउंड्स के बारे में पूछा गया, टेट्राहेड्रल, तो हमारे पास मिला 1 2 और 3।
सो दे आर टोटल 3 कंपाउंड्स विच आर हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 3। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। थर्मोडायनेमिक्स से सवाल पूछा गया है। ओके, 45 की बात करें, देखो कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों डेल्टा यू के बारे में बात करनी है। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी, हमें पता है। और डेल्टा एच के बारे में भी पता है। डेल्टा एच होता है एन सी पी डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। जब डेल्टा एच होता है तो सी पी यूज करते हैं, डेल्टा यूज होता है, डेल्टा यू होता है तो सी वी का यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है टेम्परेचर चेंजेस बाय 10 केल्विन। तो मतलब जो डेल्टा टी हमारे पास है वो कितना आ गया बच्चों? 10 केल्विन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 10, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10 आ गए। सीपी बच्चों गिवन है 7, हमें क्या यूज करना है? सीवी, रिलेशन पता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और बच्चों इसी के साथ में आर की वैल्यू गिवन है 2, तो 7 माइनस सीवी इज इक्वल टू 2, तो सीवी कम्स आउट टू बी 5। बस डायरेक्ट पुट करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू और अपना सोल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी, बच्चों डी टी स्मॉल चेंज, डेल्टा टी फाइनाइट चेंज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स 10 हो जाएगा, सीवी हो जाएगा 5, डेल्टा टी भी 10 हो जाएगा, वैल्यू कम्स आउट टू बी 500। ठीक है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए 500। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 47। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास बच्चों एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C6H12O3। कह रहा है ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बच्चों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म की टेस्ट की बात करें तो कौन देता है? जो कंडीशन है मिथाइल कीटोन। जो बच्चों मिथाइल कीटोन हमारे पास है ये हमें पॉजिटिव टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म का एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर बच्चों इसके अंदर हम अगर दूसरी बात करें अल्कोहल, तो बच्चों अल्कोहल भी हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन सी कंडीशन में? जब जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है और उसके बगल वाले पर क्या आ जाए? CH3। ठीक है, बस ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। देखो इस तरीके से अगर हमारे पास है CH3 कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हमारे पास हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो पॉजिटिव टेस्ट, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। तो जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उसके बगल वाले पर अगर CH3 प्रेजेंट है तो टेस्ट दे सकता है। कंडीशन है 1 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो बच्चों में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। बच्चों देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास 3 ऑक्सीजन गिवन है। तो बच्चों 3 ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो पहला जो हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है 1 2 3 ऑक्सीजन गिवन है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में तो 2 ही ऑक्सीजन है, ये तो गलत ही हो गया। ये जब 3 ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, जब हमारे क्वेश्चन में ही और जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें 2 ऑक्सीजन है तो कट कर देंगे। ऐसे देखो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें भी कितने ऑक्सीजन गिवन है? 2, इसको भी कट कर देंगे। मतलब अब ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें पता लगे या तो ए ऑप्शन ए होगा या हमारे पास ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हमें चाहिए मिथाइल कीटोन की कंडीशन। देखो पहले वाले में मिथाइल कीटोन की कंडीशन है लेकिन दूसरे वाले में अल्कोहल की कंडीशन है। बच्चों अल्कोहल भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड। अब हमने जो रिएक्टेंट है उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो बच्चों दोनों टेस्ट देता है, टॉलरेंस टेस्ट भी देता है और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। टॉलरेंस टेस्ट देने का मतलब होता है सर ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड ग्रुप देता है। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH OH और बच्चों यहाँ पे लगा हुआ है OCH3। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो जो ईथर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ठीक है, एक ही कार्बन पर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2 OH आ जाएंगे और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते नहीं है तो वाटर का रिमूवल कर देंगे और बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाएगा। बच्चों क्या जनरेट होगा? सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ये हमें पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा
पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और बच्चों यहाँ से मिल जाएगा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो दोनों टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, आर करेक्ट। करेक्ट की बात करेंगे। देखो बच्चों हमारे पास है प्रोपेनल और है प्रोपेनोन। प्रोपेनल हमारे पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है। ओन कीटोन बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों दोनों के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हमने कट कर दिया। नेक्स्ट कहता है बच्चों देखो इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन का मतलब क्या होता है, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 एंड मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी मतलब CH3 ऑक्सीजन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, CH2 CH2 CH3। देखो बच्चों दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों तरफ दोनों में क्या है, कार्बन एटम में डिफरेंस है ऑन बोथ साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों ये मेटामर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटूइन ऑप्टिकल आइसोमर। बच्चों ब्यूटूइन की बात करें, ये देखो ये हमारे पास है ब्यूटूइन। बच्चों यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन है, और ना ही इसमें कोई कायरल एक्सिस है, इसका मतलब इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमर देगा ही नहीं, तो सी स्टेटमेंट हमारे पास बच्चों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, देखो ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बच्चों दोनों के अंदर इन है, डबल बॉन्ड है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, तो दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, दे आर पोजीशन आइसोमर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। फिर कहता है बच्चों पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बच्चों दोनों के अंदर देखो 5-5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसमें है, चेन में। पेंटेन का मतलब क्या होगा, पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में मिलेंगे। 2,2 डाइमिथाइल के अंदर हमारे पास क्या होगा, 3 कार्बन की चेन होगी, 2 साइड ग्रुप आ जाएंगे, तो यस दे आर चेन आइसोमर। तो आउट ऑफ 5 वी हैव A, B एंड E स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर विल बी C। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास कैसे थे, मेमोरी बेस पे थे। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं जो हमारे छूट गए हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, हम उनका सॉल्यूशन भी कर लेंगे।